देखिए, म्यूटेशन जितना हो सका है ना, हम लोग समझे म्यूटेशन था क्या कि कुछ ऐसे चेंजेस क्रोमोसोम में जो कि आगे के जनरेशन में कैरी ऑन होंगे, उस वजह से एबनॉर्मल कैरेक्टर, एबनॉर्मल बिहेवियर दिखेगा, है ना, जो मेटाबॉलिक पाथवे में किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और इससे ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को इससे है ना ह्यूमन अफेक्टेड होंगे और कई बार ये किलर होते हैं। अब देखिए एजेंट्स किन के वजह से ये हो सकते हैं, एजेंट्स ऑफ म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन कॉज करते हैं यानी डीएनए में चेंज, क्रोमोसोम में चेंज लाने का मतलब क्या है, एट द लेवल ऑफ डीएनए जो चेंज ला रहे हैं, तो इन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं, दोज which bring about change in DNA, उन्हें कहते हैं म्यूटाजेंस यानी म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स। केमिकल म्यूटाजेंस, बहुत तरह के केमिकल्स हैं, है ना, किसी तरीके से या तो हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, फूड मटेरियल उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर किए, या फिर हम लोग उन्हें इनहेल कर लिए, है ना, लंग के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर किए और ब्लड से पूरे बॉडी के सेल्स में फैल गए, ये हो गए। या बहुत सारे ऐसे भी म्यूटाजेंस हैं जो स्किन से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। तो है क्या, उन्हें किसी तरीके से बॉडी में एंटर करना होता है और ये केमिकल एजेंट्स हैं, इसलिए इन्हें हम लोग केमिकल म्यूटाजेंट्स कहेंगे। एजेंट्स, ये केमिकल्स एंटर करने के बाद जब सेल तक पहुँचेंगे तो सेल तक पहुँचेंगे तो उसके न्यूक्लियस तक भी पहुँच सकते हैं और न्यूक्लियस पे पहुँचने के बाद वो उनमें चेंजेस इंड्यूस करेंगे, यानी क्रोमोसोम या डीएनए में जो चेंज इंड्यूस करेंगे उसके वजह से जो इफेक्ट होगा वो म्यूटेशन कहलाएगा। तो ऐसे केमिकल्स कैसे आएंगे एंटर करेंगे, दे एंटर बॉडी थ्रू फूड, वाटर और एयर, रूट्स। फूड, वाटर या एयर रूट से बॉडी में एंटर करने के बाद फिर क्या होंगे, ये एब्जॉर्ब होंगे, देन दे आर एब्जॉर्ब्ड एंड reach the blood circulation, ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे और यहां से बॉडी के सेल्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं। फ्रॉम हियर दे कम इन कांटेक्ट with all body cells. As for example, आज की डेट में बहुत ज़्यादा चला हुआ है माइक्रोप्लास्टिक्स। ये एंटर करते हैं, एंटर थ्रू ओरल रूट, एक है बेंजोपायरीन, एंटर क्या
ये फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स in the body from the nicotine absorbed during smoking। बहुत सारे लोगों को टोबैको का इफ़ेक्ट, ये क्या कहते हैं, आदत होता है। अब वो कई तरीके से यूज़ करते हैं, स्मोक के द्वारा, या च्यूएबल टोबैको यूज़ करते हैं, या निकोटीन यूज़ करते हैं चाय के द्वारा। तो ये कई रूट्स हैं जिससे निकोटीन बॉडी में एंटर कर सकता है, टी के थ्रू, है ना, टोबैको च्यूइंग के थ्रू, है ना, या फिर स्मोक करने की बहुतों को आदत होती है उसके थ्रू। तो इस तरीके से क्या होता है, बॉडी में एंटर करेगा, करने के बाद निकोटीन अपने आप में हार्मफुल नहीं है, लेकिन निकोटीन बॉडी से एलिमिनेट होने के दौरान कन्वर्ट होता है एक हार्मफुल कंपाउंड में, और वो है, कहाँ गया, ये बेंजोपायरीन। और ये बेंजोपायरीन ये कार्सिनोजेनिक है, ये डीएनए में चेंजेस इंड्यूस करता है। तो ये एक म्यूटाजेन हो गया या कार्सिनोजेन हो गया। उसके बाद बहुत सारे देखिएगा ज़ूलॉजी लेबोरेटरी में काम करने वालों को कैंसर होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, जो एनिमल आप लोग पढ़े हैं, जो एनिमल क्लासिफिकेशन, उसमें हर एक एनिमल को मतलब प्रिजर्व किया जाता है जो एनिमल स्पेसिमेन है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा को हमेशा हम कैसे दिखाएंगे, तो कहीं से सैंपल मिला, उसको एक सोल्यूशन में प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि उसका बॉडी 20 साल 30 साल तक कंजर्व रह सके। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में जब जाइएगा तो जो भी है ना ऑर्गेन्स कट किए जाते हैं, उन ऑर्गेन्स को उसी अवस्था में रखने के लिए सोल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है। उस सोल्यूशन को कहते हैं फॉर्मेलिन सोल्यूशन। फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है, ये स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो इस तरह के लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, बहुत बार काम करने के दौरान सावधानी नहीं बरतते, ग्लव्स नहीं पहनते, बॉडी को अच्छे से कवर नहीं करते, और लंबे समय तक फॉर्मेल्डिहाइड के बॉडी कांटेक्ट होने से स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब होते होते बॉडी में उसका एक लेवल बिल्डअप होता है और वो कैंसर का कारण बनता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक और हो गए, यानी फॉर्मेल्डिहाइड। ये केमिकल कार्सिनोजेनिक में आएगा। उसके बाद देखते होंगे जाड़े के दिन में बहुत सारे लोग, है ना, क्या कहते हैं हिंदी में, अलाव तापना, गर्मी के लिए बोन फायर जलाते हैं। तो जलाना चाहिए जिस चीज़ को, लकड़ी वगैरह, कागज़, ये जला सकते हैं, तो वो लोग टायर जलाने लगते हैं, बहुत गंदा महकता है, देखते होंगे। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, इनको जब जलाया जाता है, उससे एक प्रकार का बहुत ही डेंजरस और हाईली कार्सिनोजेनिक कंपाउंड रिलीज होता है, उसको कहते हैं डायोक्सिन। तो उस डायोक्सिन का जो एक्सपोजर है वो कैंसर कॉजिंग होता है। उसके बाद हम लोग जो व्हीकल ड्राइव करते हैं उसमें बहुत सारा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलता है, खासकर सीएनजी। अगर पूरी तरीके से फ्यूल एफिशिएंसी के साथ व्हीकल हमारा नहीं चल रहा, तो सीएनजी अगर पूरी तरीके से नहीं चलेगा, उससे बेंजीन रिलीज़ हो सकता है। और बेंजीन गैसियस फॉर्म में वोलाटाइल है ना। बेंजीन तो ऐसे तो लिक्विड है, लेकिन वोलाटाइल है, हाई टेम्परेचर में उड़ेगा ही ना। तो ये बेंजीन जब हमारे सांस के द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बॉडी में आता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वो फिर कार्सिनोजेनिक एलिमेंट की तरह, कंपाउंड की तरह काम करता है। तो अगेन अनदर एग्जांपल, डायोक्सिन। डायोक्सिन another example,
बेंजीन एटसेट्रा। ये कुछ हैं केमिकल्स जो केमिकल कार्सिनोजेनिक हैं, केमिकल कार्सिनोजेन है। ये अगर सर्कुलेशन के थ्रू नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें कैपेसिटी है बिना किसी रोक टोक के न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगे और न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद डीएनए के साथ इंटरैक्ट करते हैं, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज केमिकल कार्सिनोजेंस। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। आगे बढ़े, हो गया। इसके बाद हैं रेडिएशंस। रेडिएशंस इनमें एक्सरे, यूवी रे एंड गामा रे, ये रेडिएशंस है ना डीएनए डैमेज कॉज करते हैं। कॉज डीएनए डैमेज। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी कारण से डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए को रिपेयर करने के लिए एंजाइम हमारे पास है एज अ रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन क्या है, हर एक सिस्टम का एक एफिशिएंसी है। जैसे हम लोग आंख बंद करके भी शर्ट का बटन लगा सकते हैं ना, हम लोग दो हाथ से शर्ट का बटन बंद करते हैं, जब कफ का बटन बंद करता है तो एक ही हाथ से करते हैं ना। तो ये हमारे अंदर हैबिट है, हम आंख बंद कर भी कोई काम कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर 50 बार शर्ट पहने, एक बार तो ऐसा होता होगा कि जो यहाँ का बटन है ऊपर लग गया, ऊपर वाला बटन वो खाली रह रहा है। तो फिर जब पता चला अरे शर्ट का लंबाई बराबर नहीं है, जबकि लग रहा है ठीक, फिर सही करते हैं। होता है ना सर, 50-100 बार में एक बार तो हो सकता है। ये क्या बता रहा है कि अगर 100 बार में एक गलती कर रहे हैं तो हमारा एफिशिएंसी क्या है, 100। यानी एक इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो इवेंट होगा वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यानी हम मिस्टेक कर सकते हैं आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट्स ऑफ बटनिंग आवर शर्ट्स। तो जब इतने एक्सपर्ट होने के बावजूद चप्पल पहनते हैं, पैर लगाते ही पता चल जाता है मेरा चप्पल है कि भैया का, दीदी का, किसका है। फिर भी कई बार चप्पल पहनते समय नहीं लगता, अरे लग रहा है कि भैया का पहन के आ गया, दीदी का पहन के आ गया। कैसे होता है, मिस्टेक होता है ना। तो यही कहने का मतलब है, इतने एफिशिएंट सिस्टम होने के बावजूद ये एक मिस्टेक जरूर करता है। उसी तरीके से है ना, जो डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स हैं, उन डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स के भी एक लिमिटेशन है, एक एफिशिएंसी लेवल है। इतनी बार डीएनए डैमेज होगा, उसको रिपेयर कर लेगा, सही करेगा। लेकिन उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद एक बार कम से कम वो मिस्टेक जरूर करेगा। और अगर ये मिस्टेक कर गया और वो जहाँ पे जीन है वहाँ पे हुआ, बस म्यूटेशन हो जाएगा एंड दिस में कॉज कैंसर। सो इनके वजह से अगर एक्सेसिव डीएनए डैमेज हुआ, रेगुलर टर्म्स में डीएनए डैमेज होता रहता है, then there is a high probability that it will cause mutation by abnormal creation or recreation of the DNA during joining। जब डीएनए रिपेयर हो रहा है, एबनॉर्मल तरीके से उसे रिपेयर किया गया, इसलिए डीएनए में चेंज आ जाएगा एंड इट विल कॉज म्यूटेशन। ठीक है, these are highly energetic radiations can cause DNA damage।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ repair of DNA in a wrongful manner will lead to DNA sequence change और यही हो जाएगा म्यूटेशन। तो हम लोग कह सकते हैं ना, these radiations can cause mutation। और जो आप लोग 10th में पढ़ते थे, ओजोन लेयर यूवी गार्ड की तरह काम करता है, ओजोन डिप्लीशन से स्किन कैंसर हो रहे हैं, ग्लोबली फूड स्कैरसिटी हो रहा है। ऐसा क्यों होता था? अल्ट्रावायलेट रे को ज़मीन पे पहुंचने से रोकने वाला पट्टी जो कि ओजोन लेयर है वो घट रहा था, क्योंकि हम लोग क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, एरोसोल्स यूज़ कर रहे थे। तो इसके वजह से क्या हो रहा था? अल्ट्रावायलेट रे धरती पर डायरेक्ट आ जा रहा है अनफिल्टर्ड। अब जब ह्यूमन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है तो डे टाइम में अम्ब्रेला लेके चल गया, बच गया। लेकिन पेड़ पौधे जानवर अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो हमारे अंदर डीएनए है, प्लांट्स में भी तो डीएनए है। उसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रे का रेडिएशन पड़ेगा उसका भी डीएनए डैमेज होगा, उसका क्लोरोप्लास्ट डैमेज होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी तो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, उसके डीएनए वहाँ पे भी हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जब प्लांट का डीएनए डैमेज होगा तो उसके प्लांट के लीफ मुरझाने लगेंगे। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए डैमेज हो गया, क्लोरोप्लास्ट काम नहीं कर पाएगा। वो भी अपने प्रोटीन्स खुद बनाता है बहुत सारे, कुछ के लिए ही न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है ना। तो नेचुरली प्लांट का क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज होगा तो प्लांट भी मरने लगेंगे। तो नेचुरली हमारा क्रॉपलैंड में क्रॉप क्या होगा? घटेगा। तो ग्लोबल फूड स्कैरसिटी होगा। तो ये सिर्फ हमारे लिए बीमारी नहीं फैला रहा है, बहुत तरह का प्रॉब्लम कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो द पॉइंट इज, ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनमें एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि सेल के अंदर पहुंच के डीएनए को तोड़ देते हैं। एंड दैट इज़ द पॉइंट, रिपेयर के दौरान डीएनए एबनॉर्मली फिट इन करता है, इसीलिए म्यूटेशन हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द म्यूटेशन। Now we come down to Mendelian disorders and chromosomal disorders। एक है पेडिग्री एनालिसिस, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स चाहिए। तो पहले प्रॉब्लम्स देख लें, उसके बाद पेडिग्री चार्ट देखेंगे कैसे हम लोग उसको रीड करते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, पहले देखें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये डिसऑर्डर्स कहने का मतलब क्या निकल रहा है? डिजीजेस। ठीक है, डिजीजेस। अब ये डिजीजेस मेंडलिज्म क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि ये किसी रिसेसिव या डोमिनेंट एलील का प्रोडक्ट, किसी डोमिनेंट या रिसेसिव एलील के वजह से ऐसे कंडीशन रिफ्लेक्ट होते हैं। तो मोस्ट ऑफन आपको पहले ही बताएं लीथल जीन का कॉन्सेप्ट। लीथल जीन में क्या बताएं कि अगर कोई लीथल जीन का एलील डोमिनेंट है और वो किसी तरह का एबनॉर्मल इफेक्ट दे रहा है, नतीजा क्या होगा? वो उसी जनरेशन में सिमट जाएगा। आगे बहुत रेयर है
कि आगे के जनरेशन में दिखेगा। रीज़न, रिप्रोडक्टिव एज अटेन करने के पहले ही ऐसे इंडिविजुअल्स मर जाते हैं। तो अगर ये इंडिविजुअल पॉपुलेशन में से रिप्रोडक्टिव एज अटेन करने के पहले मर गए डोमिनेंट वाले, तो आगे के जनरेशन में उनका वो एलील जाएगा ही नहीं। तो अगर वो जाएगा ही नहीं एलील, तो एलील तो एलिमिनेट हो गया ना पॉपुलेशन में से। इसलिए डोमिनेंट लीथल जीन्स या डोमिनेंट लीथल एलील ज़्यादा लंबा समय के लिए किसी भी, है ना, किसी भी स्पीसीज़ में लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करता। रिसेसिव बहुत 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 लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। रीज़न, रिसेसिव एलील तब अपना लीथल इफेक्ट दिखाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया देख लीजिए। सिकल सेल एनीमिया एक लीथल एलील है ना, पर वो जब होमोजाइगस कंडीशन में आता है तब इंसान मर जाता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो इंसान जिंदा रहता है और नियरली नॉर्मल लाइफ लीड करता है। इसलिए ये लीथल एलील रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है ना, रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ जो डिजीज़ यानी मेंडेलियन डिजीजेस या डिसऑर्डर्स हैं, वो इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहला रहे हैं क्योंकि ये प्रोपागेट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, राइट। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ये क्या हैं? तो डिजीजेस हैं रिजल्टिंग आउट ऑफ मोस्टली ड्यू टू रिसेसिवनेस। रिजल्ट है रिसेसिव एलील के होने के कारण। तो यहाँ से एरो दे के हम लोग इसके बारे में एक सेंटेंस और जोड़ें कि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी ऑन होंगे, क्योंकि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दे कैन कंटिन्यू इन द पॉपुलेशन because can be inherited, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। तो जब इनका इनहेरिटेंस होगा तो दिखेंगे, डिसऑर्डर के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। अब हम लोग ह्यूमन के क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को अच्छे से बहुत हद तक जानते हैं, है ना। और ये भी जानते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम कैसे होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम जो जेंडर डिसाइड करता है। और ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ह्यूमन बीइंग में जेंडर डिटर्मिनेशन का मेथड क्या है, एक्स एक्स में फीमेल, एक्स वाई मेल। ह्यूमन्स have two kinds of chromosomes, autosomes, sex chromosomes। ऑटोसोम का काम to construct body or sex chromosome to decide gender। right। बहुत ज़्यादा ना लैंग्वेज लिखने से ज़्यादा बढ़िया है कि हम लोग इसको थोड़ा फ्लो चार्ट फॉर्म में रखें, तो इजी
ग्रैस्पिंग होगा। तो एक बार सम अप कर दें, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या हैं, डिजीजेस हैं, ये कैसे रिजल्ट आउट हो रहे हैं, ज़्यादातर रिसेसिवनेस के कारण। ये इनहेरिटेबल है क्योंकि ये पॉपुलेशन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम के द्वारा अगर जाएंगे ऑटोसोमल, 6 क्रोमोसोम द्वारा होंगे तो 6 क्रोमोसोम लिंक्ड। तो यहाँ अब हम लोग एक स्टेटमेंट देखें, यहाँ तक हो गया। ऑन दिस बेसिस, इस आधार पे, ऑन दिस बेसिस दे कैन बी autosomal when the allele is linked with autosome। अब इसका मतलब हमको बताइएगा, अभी हम लिख तो दिए। और दूसरा X linked when allele is linked with X chromosome। यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए, ये तो हो गया दो भाग में बांटा हुआ, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। यानी ऑटोसोम लिंक्ड disorders। PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, cystic fibrosis, थैलासेमिया, और फिर से सिकल सेल एनीमिया। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो पीछा छोड़ ही नहीं रहा और अभी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये 4 डिसऑर्डर्स हम लोग को देखने हैं इन शॉर्ट ऑटोसोमल डिसऑर्डर के फॉर्म में, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये बहुत सिंपल चीज़ है ना। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन उस तरीके से नहीं पूछे जाते, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कभी कभी वो दिए जाते हैं, लेकिन इससे अधिकतर जो क्वेश्चन जेनेटिक्स में पूछा जाता है उसके इनहेरिटेंस पैटर्न पे, फादर में है ऑफस्प्रिंग में आएगा कि नहीं, मदर में है ऑफस्प्रिंग में आएगा कि नहीं, जेनेटिक हिस्ट्री पता करके देखिए एट्सेट्रा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें। और एक्स लिंक्ड हैं, इसमें 2 डिसऑर्डर्स हम लोग को देखने हैं। एक है हीमोफीलिया और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। इस तरीके से टोटल 6 हम लोग के परव्यू में रहेंगे, इनके बारे में हम लोग को जानना है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, याद रखिए ये पहला पार्ट है। इसके बाद अच्छा सॉरी नोट कर लीजिए,
दूसरा पार्ट है, और इनको देखने के साथ ही हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस यहीं पे एप्लीकेबल होगा, इन पर होगा। इसीलिए तो ये एक तरह से समझ लेते हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं जिनको पेडिग्री चार्ट से हम लोग देखना चाहेंगे। पेडिग्री क्या है? क्या पेडिग्री कुछ खास नहीं है, ये एक फैमिली ट्री है जो ये बताता है कि इस फैमिली मेंबर जितने लोग हैं, जहाँ तक हम जानते हैं, उनमें कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर है या नहीं। अगर है तो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं आगे के जनरेशन में कितना होगा। जब मैरिज होता है उस समय प्री मैरिज जो काउंसलिंग है उसमें यही देखा जाता है, इस पेडिग्री चार्ट में, इस फैमिली ट्री में क्या कोई डिसऑर्डर है, इस फैमिली ट्री में क्या कोई डिसऑर्डर है। अगर ऐसा कोई डिसऑर्डर जो दोनों फैमिली में कॉमन हो तब कंसर्न बढ़ जाता है, राइट। तो उन सब चीज़ों के लिए पेडिग्री एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कैंसर के लिए, है ना, किसी फैमिली मेम्बर में अगर कैंसर देखा गया तो वो आगे के जनरेशन में आएगा या नहीं आएगा, उनके दूसरे जो फेलो मेंबर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनमें क्या चांसेस हैं उनके। तो ये सब पता करने में पेडिग्री चार्ट बहुत एक हेल्पिंग टूल की तरह यूज़ होता है, समझ गए। इसीलिए उसको हम लोग देखते हैं। एनीवे, इन लिस्ट पूरा हो गया। अब हम लोग चले आगे, और पहला है PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। होता क्या है, 2 एमिनो एसिड्स हैं। अब एमिनो एसिड क्या है? ये प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। दरअसल प्रोटीन इज़ ए पॉलीमर, मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर है, बड़ा मॉलिक्यूल है, और इस बड़े मॉलिक्यूल के, इस पॉलीमर के सिंगल रिपीटिंग यूनिट्स हैं, और इन सिंगल रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग कहते हैं मोनोमर। कल भी बात कर रहे थे इस पे। DNA एक पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का सिंगल रिपीटिंग यूनिट जो बार बार रिपीट होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो DNA का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड, और प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड, ठीक है। तो वो अमीनो एसिड है। सो देयर आर 2 amino acids phenyl alanine and tyrosine। This is phenylalanine this is tyrosine। दोनों देखिए एरोमेटिक है ना, और दोनों में केवल एक डिफरेंस है OH का। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है, इस एंजाइम को बनाने वाले जीन होते हैं। उस जीन का रिसेसिव एलील इसको एबनॉर्मल बनाता है, इस एंजाइम को। याद कीजिए स्टार्च सिंथेस वाला कहानी, उसमें रिसेसिव एलील क्या था भाई? कॉम्प्रोमाइज था, कम स्टार्च बनाता था, पर बनाता तो था। इसमें जो रिसेसिव एलील है एकदम हड़ताल पर रहता है, बोलता है हम नहीं काम करेंगे, नहीं करता है। तो वो थोड़ा सुनता भी है, ये तो सुन में नहीं करता है इसका रिसेसिव एलील। दिस इज द प्रॉब्लम। दिस एंजाइम
made by a gene dominant allele is normal, produces fully functional एंजाइम। तो डोमिनेंट एलील की बात करेंगे, रिसेसिव को छोड़ देंगे। रिसेसिव एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस्ड। रिसेसिव एलील के वजह से नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस होता है और यही प्रॉब्लम का कारण हो जाता है। फिगर प्रॉब्लम mechanism for PKU occurrence। अब ये कैसे प्लियोट्रॉपी में एंटर करेगा यहीं पे आपको समझाएंगे, इसीलिए वहां नहीं बताए थे। यहां तक हो गया? समझ में आ रहा है? इसके ट्रीटमेंट में, इसका ट्रीटमेंट परमानेंट कोई नहीं, मैनेजमेंट पॉसिबल है। कैसे मैनेजमेंट होगा सो बताइए। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये इसमें कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए अरे भाई फिनाइलएलानिन वही बॉडी में यूज होता है। तो मेडिकली हम पहले से पता कर चुके हैं एज वाइज हर बच्चे में, हर ग्रुप के लोगों में कितना फिनाइलएलानिन है ना पर केजी बॉडी वेट यूज़ होता है। तो हम लोग डाइट ऐसा देते हैं जिसमें ठीक नपातुला फिनाइलएलानिन हो ताकि वो यूज़ हो जाए। टायरोसिन में कन्वर्ट तो होगा नहीं, इसलिए ज़्यादा खिलाने का मतलब नहीं। अब कमी किसकी है? टायरोसिन की। तो हम सिंथेटिक टायरोसिन उसे फूड में खिलाते हैं मल्टीविटामिन के थ्रू। इस वजह से धीरे धीरे टायरोसिन की कमी से जो दिक्कतें आ रही हैं वो रिकवर करने लगे। तो बॉडी में जा नहीं रहा तो हम खिला दे रहे हैं, बॉडी में आने लगेगा। इस तरीके से इस इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और धीरे 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 उसकी ये कमियां दूर होने लगेंगी। जैसे नींद ठीक आने लगेगा, टायरोसिन दिया जा रहा है, उसका स्किन पिगमेंटेशन ठीक होने लगेगा क्योंकि टायरोसिन दिया जा रहा है ना। फिनाइलएलानिन कम कर दिए हैं इसलिए यूरिन में फिनाइल पायरुवेट नहीं स्टे करेगा, नहीं बन के निकलेगा या बहुत कम हो जाएगा, इसलिए फाउल स्मेल बहुत कम हो जाएगा। ब्लैकिशनेस ऑफ द यूरिन न के बराबर होगा। समझ गए? मेंटल रिटार्डेशन कम होने लगेगा क्योंकि ओवर स्टे कर रहा था फिनाइलएलानिन, हम उसे चैनलाइज कर रहे हैं, ब्रेन में स्टे नहीं करेगा। राइट? इस तरीके से हम इस डिसऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। तो कहाँ तक आए हम लोग? ये मेन पर्पस था, ये मेन एंजाइम था। इस एंजाइम के दो पहलू, एक हो गया डोमिनेंट एलील, एक हो गया रिसेसिव एलील। ये तो सही सलामत है, कल्प्रिट ये है। अब देखिए इम्पैक्ट या मैनिफेस्टेशन। नॉन कन्वर्सन of
PHE इन शॉर्ट फिनाइलएलानिन, यही लिख देते हैं। ये है फिनाइलएलानिन, शॉर्ट में PHE लिखते हैं। ये टायरोसिन, शॉर्ट में TYR लिखते हैं। ये 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन है, लिख लीजिए। बाकी इस चैप्टर के बाद आ ही रहा है बायोमोलिक्यूल, तो दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट अवेटेड 11 से पीछा कर रहा है, यहाँ भी लंबा चलेगा। तो बायोलॉजी में ट्विस्ट केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ें। सो नॉन कन्वर्सन ऑफ फिनाइलएलानिन इनटू TYR टायरोसिन, जिसके वजह से क्या होगा? ओवर स्टेइंग ऑफ फिनाइलएलानिन in the body and brain. So mental retardation in the babies. तीसरा TYR यानी टायरोसिन is the starting molecule of melatonin, which is a hormone for sleep awake cycle. Due to टायरोसिन डेफिशिएंसी, कॉमा देके लिख रहे हैं, मेलाटोनिन deficiency occurs the day-night cycle disturbed. Serial number 4. Tyrosine is the starting molecule of skin pigment melanin. Tyrosine deficiency will lead to skin pigment deficiency. So white patches develop. इनकी डिफिशियंसी से ये सारी चीज़ें होंगी। अब एक और चीज़ देखना है, हो गया।
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। सीरियल नंबर कितना है? 5 हुआ था। अच्छा, अभी 5 होगा। द ओवर स्टेइंग phenylalanine is metabolized into other products eliminated by urine when such urine overstays, रुकता है अगर, turns black giving foul smell due to bacterial degradation. Due to bacterial degradation. From the above, it is proved PKU gene is a pleiotropic gene. Only homozygous recessive PKU are affected. Heterozygotes don't experience the disease. और हेटेरोजाइगोट कहने का मतलब हो गया कैरियर में डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होता है। और देख लीजिए सोमैटिक है, इसीलिए बड़े शान से ये बात कह के निकल गए हम लोग। ये हेटेरोजाइगोट्स में यानी कैरियर्स में मैनिफेस्ट नहीं होता, डोमिनेंट में तो खैर सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये समझ में आया? बोलिए ना, आया? कहें कहाँ दिक्कत हुआ? अरे 2 ठो एलील है, एक तो डोमिनेंट है, एक तो रिसेसिव है, तो दोनों रिसेसिव आ जाएगा तो डिजीज हो जाएगा। अगर हेटेरोजाइगस रहेगा डिजीज नहीं होगा, होमोजाइगस है तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बस यही तो है। और ये शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए इतना मटेरियल है, जितना याद है लिख दीजिएगा, बहुत है। आगे बढ़े। फिनाइल कीटोन्यूरिया के बाद अब देखिए थैलासेमिया। This is another kind
of recessive anemic disorder, anemic inheritable disorder. ऐसा होता क्या है, ये दो टाइप के होते हैं। एक, यदि व्यक्ति का अल्फा चेन हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल बना तो तब कहलाएगा अल्फा थैलासेमिया। अगर व्यक्ति का बीटा चेन गड़बड़ बना तो माइंड इट, बीटा चेन जो गड़बड़ बन रहा है ये सिकल सेल एनीमिया के वजह से नहीं, ये दूसरा रीज़न है। ठीक है, तो अगर बीटा चेन गड़बड़ बन रहा है तो उस व्यक्ति को डिजीज होगा बीटा थैलासेमिया। ठीक है, तो यहाँ सिकल सेल एनीमिया से बीटा थैलासेमिया थोड़ा सा बेटर है। वो इसलिए क्योंकि बीटा चेन बिगड़ता है, अल्फा चेन को नहीं बिगाड़ता ये। और सिकल सेल एनीमिया में क्या था, अगर बीटा चेन बिगड़ा तो लिए दिए अल्फा को भी बिगाड़ देता था और हीमोग्लोबिन का नेचर बदल देता था। यहाँ उतना ड्रास्टिक नहीं है। तो अगर अल्फा थैलेसेमिया होगा, और क्या बताइए, रिसेसिव है, तो रिसेसिव एलील की वजह से अगर अल्फा थैलेसेमिया हुआ तो उसके पूरे हीमोग्लोबिन में, टोटल हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन बेकार रहेगा, बीटा चेन काम करेगा, तो बेचारा जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, पर उसे एनीमिया तो होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जितना डिलीवर करना चाहिए था उतना ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन की कमी, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल, तो इसीलिए उसे एनीमिया तो होगा, पर मर नहीं जाएगा, जी सकेगा। उसी तरह से अगर बीटा थैलेसेमिया हुआ तो उसका बीटा चेन एबनॉर्मल होगा, अल्फा चेन ठीक ठाक रहेगा, तो फिर जिएगा, मरेगा नहीं। लेकिन अगर अल्फा और बीटा दोनों के लिए डबल रिसेसिव थैलेसेमिया हो गया फिर तो कोई नहीं बचा, गई भैंस पानी। समझ गए? तो इसलिए थैलासेमिया माइनर, थैलासेमिया मेजर, इसमें इसे डिवाइड किया गया है। थैलासेमिया माइनर है अल्फा थैलासेमिया, बीटा थैलासेमिया। थैलासेमिया मेजर हो गया जब दोनों के दोनों जीन बेकार है। राइट? So this is another kind of recessive anemic inheritable disorder. It is of two kinds. Thalassemia minor, alpha thalassemia, beta thalassemia. थैलासेमिया मेजर, हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े।
डिजीज है, डिजीज पढ़ने में तो मजा आता ही है, उम्मीद है आप लोग बोर नहीं होंगे। तो थैलासेमिया माइनर, अल्फा थैलासेमिया, occurs due to autosomal double recessive अल्फा थैलासेमिया एलील। क्यों पनपेगा? अगर हेटेरोजाइगस हुआ, कैरियर हुआ, तब कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड करेगा। लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव हो गया अल्फा थैलासेमिया के लिए, तब उसका अल्फा चेन बिगड़ जाएगा, आप समझिए नहीं ही बनेगा। ठीक है? कैन लीड a long life but needs blood transfusion at a regular interval as a मैनिफेस्टेशन। यानी मैनेजमेंट के नाम पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसे रेगुलर इंटरवल पे ब्लड ट्रांसफ्यूज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो जी नहीं पाएगा। होमोजाइगस कंडीशन हुआ तो, क्योंकि अल्फा चेन गायब हो जा रहे हैं ना, तो सिर्फ बीटा चेन कितना ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा? हाँ, मरेगा नहीं, लेकिन बहुत ही बीमार रहेगा। तो वैसे में उसे दूसरी कोई बीमारी अटैक कर सकती है, इसीलिए उसे बचाने के लिए एक रेगुलर इंटरवल पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। ठीक है? ये हुआ अल्फा थैलासेमिया। बीटा थैलासेमिया, similar but reason autosomal double recessive beta thalassemia एलील। मैनिफेस्टेशन में इसमें भी भाई बच्चे को रेगुलर इंटरवल पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होगा, ताकि वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। तो ये ज़रूरी है। अगर ये डिजीज़ हो गया तो, पर ऐसा है मरेगा नहीं। सिकल सेल एनीमिया में तो साफ 6 महीने के बाद कोई स्कोप नहीं, कुछ नहीं हो सकता। होमोजाइगस एचबीएस रहेगा तो। हो गया? थैलासेमिया मेजर ड्यू टू
डबल रिसेसिवनेस फॉर बोथ अल्फा एंड बीटा थैलासेमिया। चाइल्ड डोंट सर्वाइव, नहीं बचेगा, पूरा हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा, नहीं काम करता। कितना देखे? फिनाइल कीटोन्यूरिया देखे, थैलासेमिया देखे। तो जब एनीमिया ही चल रहा है, व्हाई नॉट ए सिकल सेल एनीमिया? रीजन सभी जानते हैं, HbS is the reason. Although sickle cell anemia shows codominance, but HbA is stronger allele than HbS, because in carriers यानी heterozygotes, because in carriers the single HbA allele can almost completely mask the adverse effect of HbS। लगभग HbS के पूरे एडवर्स इफेक्ट को, जिसके वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, वो एडप्टेशन के मामले में ऐसा हीमोग्लोबिन देता है जो कि उसकी कमी को ओवरराइड कर जाता है। तो इससे मतलब क्या निकला? डोमिनेंट कौन? डोमिनेंट कौन? अरे बोलिए, किसका ताकत यहां ज्यादा दिख रहा है? HbA का ना। तो डोमिनेंट किसे मानेंगे? HbA को। रिसेसिव किसे मानेंगे? HbS को। और इसीलिए ये इनहेरिटेंस जो शो करता है, रिसेसिव टाइप का इनहेरिटेंस शो करता है। ठीक है, इसीलिए ये रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करता है। देयरफॉर सिकल सेल एनीमिया is a recessive inheritance, autosomal type। ये एक रिसेसिव इनहेरिटेंस है ऑटोसोम टाइप का। समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं।
रिसेसिव, इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल टाइप। हो गया सभी का? अब आ जाइए थोड़ा रीजन पर प्रकाश डालें। रीजन in the 16th chromosome of human, gene for beta chain is present. If the gene for the beta chain contains the sixth code for the amino acid glutamic acid, then it is HB, then it is HBA allele. यहाँ लिख के रुकिएगा, जरा समझाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा पार्ट है जिसका एक हिस्सा यहाँ बताएंगे और एक हिस्सा आगे के चैप्टर में बताएंगे। यहाँ लिखा जरूर है पर दोनों को यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप समझिएगा नहीं। GAG और GUG करके दिखाया है, देख लीजिए सामने में। और पहले हाँ वहीं कहीं होगा। GAG GUG क्या है ना, वो है क्या अभी नहीं पता चलेगा, इसलिए उस बात को हम लोग अभी ओवरराइड करेंगे, वहाँ नहीं बताएंगे। ये आप समझ सकते हैं। आइए यहाँ देखें, कह रहा है जो नॉर्मल एलील है वो डोमिनेंट है और उसका नाम है HBA। अभी हम लोग प्रूफ कर दिए HBA डोमिनेंट है। तो यदि डोमिनेंट होगा तो ह्यूमन के 16वें क्रोमोसोम पर बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हमारे बीटा चेन के लिए जीन कहाँ प्रेजेंट है? 16th क्रोमोसोम पे। और उस बीटा ग्लोबिन जीन में छठा एमिनो एसिड, आपको अभी बताया हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है ना। प्रोटीन के ये चेन्स है, अल्फा चेन, बीटा चेन। तो बीटा चेन के छठे पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है, क्यों अमीनो एसिड है? क्योंकि अमीनो एसिड के जुड़ने से पॉलीमर बना। सो दैट इज व्हाई दिस इज वन पॉलीमर। आइए बात करें बीटा चेन वाला पॉलीमर का छठा पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है, अगर वो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड रखे हुए है तब ये नॉर्मल एलील है और ये HBA कहलाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ ग्लूटामिक एसिड समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ समझ लीजिए दिस इज एन अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड है। तो ये वाला अमीनो एसिड अगर आता है छठे पोजीशन पे, इसके लिए कोड अगर है तो फिर ये HBA है। ठीक है। इफ द सिक्स्थ कोड इज फॉर valine amino acid, then
दिस जीन इज HBS एलील। आप जानते हैं ना, एलील जीन के ही दो रूप हैं, तो दो एलील हैं जीन के दो रूप। तो अगर जीन के छठे कोड में ग्लूटामिक एसिड के लिए मैसेज है तो वो HBA वाला, और अगर वैलिन अमीनो एसिड के लिए कोड है तो HBS वाला। ठीक है, तो इससे होता क्या है, यहां तक हो जाए तो बताइए, आगे बढ़े। अब देखिए क्या होगा, इफ लिखिए, इफ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड विद वैलिन, जो कि HBS टाइप में होने वाला है। इफ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड विद वैलिन, इफ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड विद वैलिन, then the hemoglobin chains, then the hemoglobin chains, then the hemoglobin chains CHAINS, then the hemoglobin chains mingle with each other, एक दूसरे से मिलने लगते हैं, उलझते